हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 27 जनवरी, दिन है शनिवार। हिंदी तिथि दिन माघ महीना शुरू हो चुका है, द्वितीया। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों के बारे में। गणतंत्र दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया युवा शक्ति का आह्वान, कहा बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार का संकल्प। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण में करे। उन्होंने कहा कि युवाओं का साथ होगा तो हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और चलाई जा रही विकास योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से अपने वादों को पूरा करते हुए उनकी सरकार ने अबू आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि झारखंड तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इसी ध्येय से हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ उनकी सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। साथ ही झारखंड आंदोलनकारी की पहचान कर उनके आश्रितों को और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की योजना चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेश में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव और पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंच रही है। वही बात करें कि सोरेन सरकार के 4 साल बीतने पर सरकार ने कुछ नहीं किया, अब क्या 6 महीने में झांट उखाड़ लेंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। झारखंड में देश विदेश की कंपनियों की रुचि, नारी शक्ति सरकार की पहली प्राथमिकता। गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि हमारा राज्य झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की बहुसंख्यक जनता कृषि पर आधारित है। कृषि और किसान की उन्नति दोनों ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महामहिम ने कहा कि आज देश विदेश की कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां झारखंड में निवेश करने में रुचि ले रही हैं। राज्य को लैंडलॉक स्टेट से लैंड लिंक स्टेट बनाना नीति का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप एवं तकनीकी मदद से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राज्य के गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आने वाले 3 सालों में 8 लाख परिवारों को अबू आवास योजना और पीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। विकसित भारत अभियान 2047 को साकार करने के लिए युवाओं को साथ जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर ध्यान दिया है। भ्रष्टाचार को सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में बाधक बनने नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड जारी, 6 फरवरी से परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों द्वारा जेएसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से आयोजित की जाएंगी और 26 फरवरी 2024 को समाप्त होंगी। मैट्रिक परीक्षा पहली पाली में होगी। फरवरी से देवघर गोंडा वाया मोहनपुर पैसेंजर अधिसूचना जारी, मंत्रालय से मिली मंजूरी। रेल मंत्रालय ने देवघर से गोंडा वाया मोहनपुर हंसडी रेल लाइन से पहली पैसेंजर ट्रेन की अंतिम मंजूरी देकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। फरवरी से इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव फरवरी माह में गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की उपस्थिति में देवघर गोंडा पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक राजेश कुमार ने पूर्व रेलवे के जीएम को पत्र भेजकर इस ट्रेन की अधिसूचना कॉपी भेजते हुए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। पूर्व रेलवे द्वारा जारी नई समय सारणी के अनुसार यह पैसेंजर ट्रेन सुबह 10:35 में देवघर स्टेशन से खुलेगी, जो दोपहर 12 बजे हंसडी व 12:40 में गोंडा स्टेशन पहुंचेगी। वहीं गोंडा स्टेशन से 12:50 में इस ट्रेन खुलेगी, जो 1:30 में हंसडी तथा 3:15 में देवघर स्टेशन पहुंचेगी। 2 घंटे में देवघर से गोंडा की दूरी यह ट्रेन तय करेगी। यह ट्रेन 3 जिले देवघर, दुमका व गोंडा को जोड़ेगी। रविवार को होगी देवघर के 32 केंद्रों पर जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सख्त होगी निगरानी, इन चीजों को लेकर ना जाए एग्जाम हॉल।
विकास भवन सभागार में जिले में जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर बैठक की गई। यह परीक्षा 28 जनवरी को एवं 4 फरवरी को होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिले में 32 केंद्र पर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा केंद्रों पर की जाने वाली सुविधा, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, सभी केंद्र के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सह केंद्र पर्यवेक्षिका एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश अपर समाहर्ता चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने दिया। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर सभी केंद्र के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा के दिन धारा 144 लागू रहेगा। सभी केंद्र पर परीक्षा की तिथि को सीसीटीवी एवं जैमर के अधिष्ठापन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों को मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थियों को प्रवेश द्वार पर जांच के अलावा सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच भी की जाएगी। टाटा मोटर्स में फरवरी में निकलेगी एफटीए की बहाली, नौकरी के साथ कर सकेंगे बीटेक और एमटेक। टाटा मोटर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी पुत्रों को नौकरी के साथ साथ कंपनी अपने खर्च पर डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक कराएगी। फरवरी माह में टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में फुल टर्म अप्रेंटिस के लिए बहाली निकलेगी। इसकी जानकारी यूनियन कार्यालय में टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह, महामंत्री आरके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय वार्ड का रजिस्ट्रेशन विगत के लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के अनुसार जारी रहेगा। अप्रेंटिस के उपरांत कंपनी खर्च पर डिप्लोमा कराया जाएगा। डिप्लोमा के उपरांत नियोजन किया जाएगा। यदि कर्मचारी पुत्र या पुत्री आगे पढ़ना चाहते हैं तो बीटेक और एमटेक तक की पढ़ाई कंपनी की ओर से कराई जाएगी। रजिस्टर्ड वार्ड को एफटीए के अंतर्गत ट्रेनिंग देकर उन्हें डिप्लोमा, बीटेक आदि की पढ़ाई की व्यवस्था करके बेहतर प्रशिक्षित मैन पावर को कंपनी के लिए लिया जाएगा। यह कुशल और भविष्य के लिए कर्मचारियों को तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है ताकि अधिक से अधिक बच्चे अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता हासिल कर सके। कंपनी ने कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए अपने कई विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया है, जहां विशेष पाठ्यक्रम भी बनाए गए हैं, जिससे आगे चलकर सुपरवाइजर एसोसिएट में जाने का रास्ता खुलेगा। झारखंड के डीजीपी ने भेजी रिपोर्ट, सीआरपीएफ ने नहीं किया एसओपी का पालन। सीआरपीएफ के आईजी, कमांडेंट सहित 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ रांची के गोंदा थाने में प्राथमिकी किए जाने के मामले में डीजीपी, रांची के डीसी व एसएसपी ने गृह विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे एलपीएन सहदेव चौक पर कई वाहनों से सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान सीएम के कांके रोड स्थित सरकारी आवास की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें सीआरपीएफ ने एसओपी का पालन नहीं किया। एसओपी के तहत सीआरपीएफ को चाहिए था कि वह अपने आने की सूचना पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन को देता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ से वापस जाने का अनुरोध किया था। सीएम आवास और आसपास के इलाके में 500 मीटर क्षेत्र में सदर एसडीओ के आदेश से धारा 144 लागू होने की बात भी सीआरपीएफ को बताई गई थी। इसके बावजूद सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान कैंप लौटने के बजाय ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी व पुलिस बलों से उलझ गए। झारखंड में सीआरपीएफ पर बवाल, राज्यपाल ने एफआईआर को बताया गलत। जेएमएम कांग्रेस ने किया पलटवार। सीआरपीएफ पर मुकदमा दर्ज करने को सरकार की गलती बताने से जुड़े राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो इस बयान को अप्रत्याशित और अनावश्यक समझता है। झामुमो की ओर से जारी स्मारक पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी व्याकुलताएं सार्वजनिक मंच पर नहीं प्रक्रियागत व्यक्त करनी चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि उनका यह बयान राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है, जो निंदनीय है। उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते कार्यपालिका की पूरी जानकारी है। उनके साथ राज्य सरकार के प्रधान सचिव रहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा अर्धसैनिक या सैन्य बल और एनडीआरएफ की मांग की जाती है। क्या राज्यपाल को यह नहीं पता कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई? राज्यपाल के बयान पर झारखंड कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि राज्यपाल को यह बताना चाहिए कि आखिर बगैर जिला प्रशासन को संज्ञान में दिए सीआरपीएफ कैसे सीएम आवास के पास पहुंच गई। उन्हें इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि आखिर क्यों सीएम को बार बार समन कर राज्य के विकास को बाधित किया जा रहा है। यह सब किसके इशारे पर हो रहा है? इन सवालों का जवाब भी राज्यपाल को सार्वजनिक करना चाहिए। मोबाइल चुराकर बांग्लादेश भेजने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाश। मोबाइल चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 चोरों और 2 किशोरों को पकड़कर पुलिस ने बताया कि उनके गिरोह का सरगना झारखंड में रहता है।
एक शहर से जब 50 या उससे ज़्यादा मोबाइल गिरोह चोरी कर लेता है तो उसे झारखंड ले जाया जाता है और वहां से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता है। रामनगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भरत उपाध्याय ने बताया कि डोमरी चौराहे से 2 किशोर सहित 5 लोग पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि मोबाइल चोरी की घटनाएं गिरोह बनाकर की जा रही थी। गिरोह का सरगना झारखंड का रहने वाला है। उसने बाकायदा सैलरी पर मोबाइल चोरी करने वाले लड़के नियुक्त कर रखे हैं। सैलरी पाने वाले लड़के अलग अलग शहरों में बच्चे से मोबाइल चोरी कराते हैं। जब चोरी के 50 से अधिक मोबाइल इकट्ठा हो जाते तो वह उन्हें लेकर झारखंड सरगना के पास जाते हैं। सरगना मोबाइल की खेप को बांग्लादेश भेज देता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में झारखंड के आसनसोल का विक्रम नोनिया, साहिबगंज का शिवा कुमार और पश्चिम बंगाल के वर्धमान का विशाल नोनिया शामिल है। इन तीनों के अलावा 2 किशोर हैं। पांचों के पास से 6 आईफोन और 7 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। बाबा मंदिर के आसपास की गलियों से हटेगा अतिक्रमण, सड़कों की हो रही मापी। बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए मंदिर से जुड़ी गलियों के पथों को दुरुस्त किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उन गलियों को चिन्हित कर दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही। जहां कांवरियों का आवागमन अधिक होता है उन गलियों में जर्जर पथों को बेहतर किया जाएगा। वहीं बाबा मंदिर परिसर की फर्श के अलावा सभी मुख्य दरवाजे और वीआईपी गेट के फर्श को दुरुस्त किया जाएगा। सदर पंडल लेन, फुट ओवरब्रिज गली आदि से अतिक्रमण हटाकर सड़क का चौड़ीकरण कर मरम्मत के लिए मापी की जा रही है। वीआईपी गेट पर बाबा मंदिर मुख्य प्रबंधक रामेश परिहस्त की निगरानी में मापी कराई जा रही है। डेड बॉडी के साथ ट्रेन में घंटों सफर, नेताजी एक्सप्रेस का है मामला। सफर के दौरान हो गई एक यात्री की मौत। नेताजी एक्सप्रेस के कोच संख्या S3 के दर्जनों यात्री गुरुवार को 100 के साथ वर्धमान स्टेशन से कोडरमा स्टेशन तक यात्रा करते रहे। यात्रियों की शिकायत के बावजूद धनबाद तथा गोमो स्टेशन में रेल थाना के द्वारा 100 को नहीं उतारा गया। 100 उतारने को गोमो स्टेशन पर ट्रेन काफी देर तक खड़ी भी रही, पर गोमो रेल थाना की पुलिस ने पहल नहीं की। कोडरमा स्टेशन पर आरपीएफ तथा रेल पुलिस की जवानों ने 100 को उतारा। बताया जाता है कि सीकरी नामक यात्री एक अन्य यात्री के साथ साधारण टिकट लेकर नेताजी एक्सप्रेस के S3 कोच में सवार होकर बनारस जा रहे थे। सीकरी नामक यात्री की तबीयत खराब हो गई और वर्धमान स्टेशन के निकट मौत हो गई। ट्रेन जब धनबाद पहुंची तब यात्रियों तथा रेल कर्मियों को कोच में 100 होने की जानकारी मिली, लेकिन धनबाद स्टेशन पर रेल पुलिस के आने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। सूचना के बाद गोमो स्टेशन पर आरपीएफ तथा रेल चिकित्सा डॉक्टर असीम कुमार पहुंचे। जांच के बाद यात्री सीकरी को मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान करीब 17 मिनट तक गोमो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रही, लेकिन गोमो रेल पुलिस कोच के पास नहीं पहुंची। इसके बाद ट्रेन गंतव्य को रवाना हो गई। गोमो आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी संतोष कुमार झा ने कोडरमा आरपीएफ को जानकारी दी। इसके बाद कोडरमा रेल पुलिस ने आरपीएफ के सहयोग से 100 को उतारा। अब हर हाल में होगा प्रिंस खान गिरफ्तार, धनबाद पुलिस ले रही इंटरपोल की मदद। एसएसपी ने कहा धमकी देने वाले भी जाएंगे जेल। एसएसपी एचपी जनार्दन ने कहा कि अपराधी प्रिंस खान को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा, इसके लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी भयमुक्त होकर कारोबार करें। व्यापारियों को धमकी देने वाले जेल जाएंगे। सभी लोकल लिंक भी पकड़े जाएंगे। धनबाद जिले में पुलिस बल की कमी के कारण पुलिस कई मामलों में कमजोर पड़ जाती है। जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। गोविंदपुर बाजार क्षेत्र में सड़क जाम का समाधान को ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति होगी। कहा कि जिले में क्राइम कंट्रोल पुलिस की प्राथमिकता है। सभी प्रकार के अवैध धंधे बंद होंगे। अवैध लॉटरी की बिक्री किसी हालत में नहीं होगी। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ट्रेन टिकट मूल्य से अधिक उगाही का मामला आया सामने। मालदा मंडल के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर पर यात्रियों से टिकट मूल्य से अधिक उगाही का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए पीड़ित यात्री गोंडा जिले के बसंत राय प्रखंड के रहने वाले मोहम्मद सद्दाम अंसारी ने बताया कि बुधवार की शाम को मिर्जा चौकी टिकट काउंटर से विजयवाड़ा जंक्शन के लिए 13,024 टाउन गया हावड़ा एक्सप्रेस के लिए 3 टिकट लिया। बुकिंग काउंटर पर मौजूद एसके सिंह ने टिकट मूल्य से अधिक राशि ले ली। इस दौरान कहा सुनी में उक्त तीनों यात्रियों का ट्रेन भी छूट गया। मामले को लेकर स्टेशन परिसर में घंटों हंगामा भी हुआ। बाद में उक्त यात्री सद्दाम अंसारी द्वारा उप स्टेशन प्रबंधक सुजीत कुमार से रेलवे द्वारा निर्गत शिकायत पुस्तिका की मांग कर एसके सिंह के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। इधर उप स्टेशन प्रबंधक सुजीत कुमार ने रेलवे के सीटीआई रतन कुमार यादव को पूरे मामले की सूचना दे दी है। सीटीआई रतन कुमार यादव ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इधर स्थानीय जनप्रतिनिधि जयशंकर पंडित, शिवशंकर कुमार सहित अन्य लोगों की यह भी शिकायत थी कि बुकिंग क्लर्क द्वारा बराबर यात्रियों को खुदरा नहीं रहने की बात कहकर टिकट नहीं दिया जाता है। इससे रेलवे को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे रेल कर्मी को यहां से हटाने की मांग की है। वहीं मामले में रेल कर्मी एसके सिंह का पक्ष नहीं लिया जा सका।
झारखंड स्वास्थ्य विभाग में आई बम्पर वैकेंसी, सैलरी होगी 1,42,000, करे अप्लाई। फार्मेसी की डिग्री रखने वाले युवाओं के लिए काम की खबर है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2400 से ज्यादा पदों पर भर्ती होंगी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को झारखंड जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी 2024 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को 22 फरवरी 2024 तक का समय है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 1 मार्च से 3 मार्च 2024 तक करेक्शन कर सकेंगे। झारखंड में 175 कटे होठ व तालू के मरीजों को होगा फ्री में ऑपरेशन। दे कमल हॉस्पिटल में होगा इलाज। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और मिशन इस्माइल के साथ मिलकर दे कमल अस्पताल 175 कटे होठ व तालू के मरीजों का ऑपरेशन करने जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को एक कार्यक्रम में मिशन इस्माइल व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा एक समझौता ज्ञापन साझा किया गया, जिसमें ये लोग अगले 2.5 महीने में 175 कटे होठ व तालू के मरीजों का निःशुल्क में इलाज कराएंगे। झारखंड में अभी भी करीब 5000 ऐसे कटे होठ एवं तालू के बच्चे बचे हुए जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता है। इंडियन ऑयल की ओर से एम.आर. दास ने कहा है कि वे यही चाहते हैं कि जितने मरीजों का हो सके उनका इलाज कराएंगे। कटे होठ व तालू के मरीजों को लाएं और देवकमल अस्पताल में उनका ऑपरेशन करा सके ताकि सारे परिवार में खुशियां आ सके। संजीव चौधरी ने कहा है कि झारखंड अपने तरफ से पूरा दम लगा के इस काम में सारे बची हुई मरीजों का ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर अनंत सिंह ने यह बताया कि सारे कटे होठ एवं तालू के मरीजों का ऑपरेशन देवकमल हॉस्पिटल में करेंगे। नई ऊर्जा नीति का प्रस्ताव तैयार। झारखंड में पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को देनी होगी। झारखंड में कोयला आधारित पावर प्लांट लगाने पर 35% बिजली राज्य को देनी होगी। राज्य के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा, यानी कि पावर प्लांट को 35% बिजली राज्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी। राज्य के इनकार करने के बाद ही कहीं और बेची जा सकती है। साथ ही दूसरे राज्य में बिजली बेचने पर सालाना प्रति यूनिट 6 पैसे की दर से पर्यावरण सुरक्षा फंड में देना होगा। झारखंड सरकार की प्रस्तावित ऊर्जा नीति 2023 में यह प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा ऊर्जा नीति 2023 का प्रस्ताव आम लोगों के लिए जारी कर लोगों से आपत्तियां मांगी गई है।